ओके स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में अपना अगला टॉपिक स्टडी करेंगे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, अब तक हमने एटम्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड केमिकल्स लॉ को स्टडी किया था और केमिकल्स लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हमने स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने, ये है जो स्कूल टीचर्स थे, वैसे जॉन डाल्टन ने आपको फर्स्ट यूज वर्ड एटम, है ना, जो ग्रीन फिलोसफर ने यूज किया था एटॉम्स वर्ड से रिलेटेड एटम्स ग्रीक वर्ड्स, तो इसने डाल्टन ने भी वर्ड एटम को यूज करके और एटम्स को फुली एक्सप्रेशन करते हुए एटम्स के ऊपर इसने थ्योरी दे दी और उसी को हम पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इसने क्या क्या स्टेटमेंट दी, देखो हमें, अगर हम ये कहें डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के अगर हम पोस्टुलेट की बात करें, मेन पॉइंट की बात करें, हमने क्या क्या पॉइंट आउट दिया इसने, मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने एटम से रिलेटेड इसको एक्सप्लेनेशन किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसने कहा कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से एटम जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना, बाकी तो हमें पता है ये डिविजिबल्स है, लेकिन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में जो फर्स्ट पुटअप किया वो क्या किया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, इनटू स्मॉलर वन। तो ये इसका क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड वन इसने क्या कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या किसी कंपाउंड्स फॉर्मेशंस में जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, एटम्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एंड एटम इज द पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। इसने क्या कहा कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट participate in a chemical reactions, और या हम बोले प्रोसेस, जो किसी केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है न्यू मेटल्स के फॉर्मेशंस में, वो क्या है, एटम्स है। किसी एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने की बजाय। थर्ड वन इसने स्टेटमेंट हमें क्या दी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन ये कहा कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस एलिमेंट का एटम है उसी एलिमेंट का रहेगा। हो सकता है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड, नया मैटर्स बना दे, लेकिन किसी एलिमेंट के एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं नेचर में और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा हमें, देखो, atom of an element neither created and nor destroyed, ना तो हम उसको क्रिएटेड कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते। neither created and nor destroyed, हम कोई नया एटम नहीं बना सकते और ना ही किसी एलिमेंट के एटम को ख़त्म कर सकते। उसी एटम का
जो सॉरी एलिमेंट का एटम है वो सेम रहेगा। सेकंड वन इसने क्या स्टेटमेंट दी हमें देखो, अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट वन से हमें स्टेटमेंट क्या मिली, एटम्स इंडिविजिबल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन करता है, उसको रिएक्शंस के दौरान ना तो खत्म कर सकते ना नया बना सकते। इसी के साथ इसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in fixed ratio to form compound or you can say new substance। जब भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे, उस दौरान वो क्या करेंगे, एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स को कहें कि कोई भी नया सब्सटेंस डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के जुड़ने से बन गया है। तो इसने कहा कि वो फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। क्या कहा हमें, फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। एक और स्टेटमेंट इसने हमें क्या दी देखो, एटम्स ऑफ same element are similar in properties but atoms of different elements have डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के एटम सारे आपस में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और ये कहा कि अगर हम एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कहेंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट क्या होंगे, सिमिलर, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट। ये किसने कहा हमें, डाल्टन्स में। और ये एटम से रिलेटेड हमें पॉइंट दिए, इसलिए इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। थ्योरेटिकली एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, राइट द मेन पोस्टुलेट मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। तो हमने ये मेन पॉइंट 5 राइट के याद रखने हैं। इसने कहा कि एटम इंडिविजिबल्स है। देखो सिंपली अगर ये कहें कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो ये भी कह सकते हैं हम एटम इज इंडिविजिबल्स। सिंपल ये कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, तो ये भी कह सकते हैं एटम पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इसने कहा कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इसने कहा कि एटम्स कंबाइंस इन फिक्स रेशियो, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को भी स्टेटमेंट दिया इसने, या उसको फॉलो किया इसने। ये कहा कि एटम सेम एलिमेंट के हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये तो थी आपकी स्टेटमेंट किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज ने कौन से केमिकल लॉ को एक्सप्लेनेशन दी अपनी एटॉमिक थ्योरीज के अंदर। तो देखो यहाँ अपना जो थर्ड पॉइंट है और यहाँ जो अपना फोर्थ पॉइंट है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, कि किसी भी रिएक्शंस के दौरान हम एटम को ना तो क्रिएटेड कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये भी तो हो गया ना, एटम ऑफ एलिमेंट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये भी कह सकते हैं कि एटम इन ए रिएक्शन ओनली participate neither created nor destroyed। ये सिर्फ क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट का एटम्स एक मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल
सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि विच केमिकल्स लॉ एक्सप्लेन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज, या ये कहे कि विच लॉ डिस्कस इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। तो कौन कौन से लॉ थे, देखो केमिकल लॉ दैट included in Dalton's atomic theory। कौन से केमिकल्स लॉ थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज में इंक्लूड किए गए थे। देखो कौन से केमिकल्स लॉ हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर इंक्लूड किए गए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के अंदर कौन कौन से लॉ, एक तो हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, इसने किसको इंक्लूड किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसने क्या कहा कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। दैट मीन्स अगर एटम को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते तो मास भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी के केस में इसने स्टेटमेंट दी थी एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट भी किसकी थी, आपकी डाल्टन की, और यही किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। जैसे सिंपली देखो हम ये लेके चले कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने इसको NaOH के साथ मिला दिया, तो इस केस में देखो आपको यहाँ हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एटम नजर आ रहे हैं। यहाँ जो पूरा कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कंपाउंड अपना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन ना तो कोई नया एटम हम लेके आएंगे, ना किसी एटम को यहाँ से गायब करेंगे। जितने एटम आपको एरो से पहले नजर आ रहे हैं उतने ही एरो के बाद, सिर्फ देखो यहाँ सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, हम क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे इन दोनों को मिला के कंपाउंड बना दिया हमने, देखो सोडियम और क्लोरीन को, तो एक कंपाउंड बन गया या सोडियम क्लोराइड। हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल में से एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जोड़ा है, ना तो कोई नया एटम बनाया है, ना हमने एटम को डिस्ट्रॉय किया है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन और OH दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर। इस केस में अगर देखो, आप देखो दो हाइड्रोजन, पहले यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम था, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ भी क्या है, क्लोरीन है। तो ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होगी कि किसी एटम को ना तो क्रिएटेड कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल में से दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जुड़ के सिर्फ नया सब्सटेंस दे रहा है वो, ना तो हम उसको नया बना रहे हैं। ये नहीं कि हम इसके अलावा कोई भी यहाँ नया लाके जोड़ दे, नहीं। जो आपको रिएक्टेंट में दिखाई दे रहे यानी एरो से पहले, वही एरो के बाद मिलेंगे। जितने हम एरो से पहले लेते हैं उतने ही एरो के बाद सिर्फ हम उसको एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं कि पहले यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, यहाँ सोडियम के साथ। तो इसका स्टेटमेंट भी ठीक थी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्शन से पहले है उतना ही मास क्या रहेगा रिएक्शंस के बाद, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने आपको क्या कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी कर सकते हैं। देखो हम यहाँ देखें, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, सोडियम का कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अगर इसको सम अप करें, देखो 40 ये हो गया है, 36.5 ये हो गया है, और दोनों को सम अप करके लिखें तो अपने पास कितना आ गया है, देखो ये 76.5।
सेम अगर यहाँ करके देखें, यहाँ सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हमारे पास कितना हो गया 58.5। इसका अगर देखें हम तो 2 हाइड्रोजन के लिए 16 कितना हो गया 18। अब अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो अपने पास कितना हो गया 5, 6 और ये कितना हो गया 76.5। ये भी कितना है 76.5। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है और इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को किस टर्म में कहा कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शंस। हम ना तो किसी एटम को नया बना रहे हैं ना ही उसको खत्म कर रहे हैं। जो जो एटम्स जिस एलिमेंट के रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट का मतलब एरो से पहले, वही किस में दिखाई देंगे प्रोडक्ट में। और लेवोसियस ने क्या किया था मास को कि जितना मास हम लेंगे उतना ही मास किस में मिलेगा न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्ट के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को थर्ड स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करी है। ऐसे हम देखें कि फोर्थ स्टेटमेंट है अपना, और फोर्थ स्टेटमेंट किसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये देखो अगर हम बात करें, ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करी है। और इसी केस में अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज का, तो ये जो स्टेटमेंट थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की, ये किसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है हमें, ये एक्सप्लेनेशन दे रही है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। प्रोपोर्शन के लिए हम रेशियो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यही कह रही है, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, कि फिक्स रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाएंगे कंपाउंड्स फॉर्मेशंस करेंगे। अब देखो अगर इसके स्टेटमेंट हम एक्सप्लेन करें, देखो ये हमने कल भी किया था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग रेशियो है वो कितना है 12 रेशियो आपका 32। या इसको कैंसिल आउट करके लिखे हम तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3:8, है ना, 4 से कट कर दें हम इसको। या इसी केस में हम एग्जांपल लें कि आपने हाइड्रोक्लोरिक ले लिया है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपके 1:35 में कंबाइन करेंगे बाय मास, है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम किससे दे रहे हैं बाय मास। तो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करके क्या दे रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशंस दे रहे हैं। तो इसी के केस में देखो एक और लॉ हम स्टडी करते हैं और वो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। कौन सा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अगर देखो डिफरेंट रेशियो में वही एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करेंगे तो वो हमें डिफरेंस देते हैं कंपाउंड्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मीनिंग क्या है, देखो एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट combined in different ratio to give more than one compound। देखो अगर उन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेंगे तो आपसे एक से डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स फॉर्मेशन होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें कि कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिक्सअप किया और कार्बन ऑक्सीजन को अगर हम मिक्सअप करें 3:8 बाई मास में तो हमें मिलती है ये CO2। और यहाँ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी सुना होगा हमने, यहाँ हम कार्बन को अगर 12:16 यानी यहाँ किस में कंबाइन कर रहे हैं हम 3:4 के अंदर, तो ये हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड।
और वही कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स के एटम्स को हम अगर डिफरेंट रेशो में कंबाइन करेंगे तो हमें मल्टीपल कंपाउंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? मल्टीपल कंपाउंड्स। देखो एक और एग्जांपल अगर हम लेके देखें, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सअप किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमें वाटर भी फॉर्मेशन होता है और हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी। अगर बाई एटम्स हम रेशो देखें यहाँ, तो यहाँ हमें मिलता है 2:1 में और यहाँ 1:1 में। अगर हम लिखें बाई एटम रेशो देखें, वही एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके आपको अगर डिफरेंट रेशो में कंबाइन करेंगे तो मल्टीपल कंपाउंड्स देंगे हमें। तो ये कौन सा था अपना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखो इसी की स्टेटमेंट के अनुसार जैसे एज ए ह्यूमन बींग्स हमारी एक हैबिट्स है, हम हर किसी में कमी निकालते हैं और उसी कमी की वजह से क्या होती है? प्रोग्रेस। इसी के बेसिस पे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस भी देखते हैं ना, जिसी की वजह से हमने आगे हायर थ्योरी को रिसर्च किया हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही, है ना। तो इसकी राइट करते हैं कि लिमिटेशंस क्या लगी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो यहाँ राइट करते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस रह गई थी, है ना। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, देखो नो वन परफेक्ट, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी उस टाइम जितनी रिसर्च हमने कर रखी थी केमिस्ट्री के अंदर या केमिकल से रिलेटेड। तो कुछ लिमिटेशंस क्या थी? तो फर्स्ट वन तो यही, क्योंकि इसने कहा कि एटम इज इंडिविजिबल्स, लेकिन ओदर्स कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया। तो इसकी फर्स्ट वन स्टेटमेंट क्या हो गया? कैंसिल करना पड़ा हमें ना, उसको प्रूव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि एटम इज डिविजिबल, कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि एटम डिविजिबल्स है, तो ये कह सकते हैं कि एटम मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और हमें ये भी पता है, देखो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जो एटम से भी आज हमें मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का तो पता ही है। एक हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, सेकंड वन हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। बाकी देखो इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कहें हम पॉजिट्रॉन्स है, हम ये कहें इसी के अंदर मिशंस मिलते हैं हमें, है ना, सो। तो लेकिन मेनली हमें यहाँ स्टडी करना है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जैसा नाम से लग रहा है आपको कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन जैसे नाम से लग रहा है कैसा है? न्यूट्रल इन नेचर। और इसी के बेसिस पे हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया इसके फर्स्ट पॉइंट को, क्योंकि ये कह रहा था एटम इज इंडिविजिबल्स। लेकिन जैसे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किए तो एटम्स क्या डिविजिबल्स है, और इसके अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने डिस्कवर कर लिया। इसी के रिलेटेड देखो, अगर सेकंड इसकी लिमिटेशन देखें, हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे लेटर हमने आइसोटोप्स, आइसोबार को डिस्कवर किया, तो इसकी ये थ्योरी पोस्टुलेट भी क्या हो गया? अभी डिस्कार्डेड करना पड़ा हमें। देखो ये कहें हम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? ऐसे एटम्स उसी एलिमेंट्स के
जिसके अंदर क्या था, यानी एटम्स तो सेम एलिमेंट के थे जिसका डिफरेंट मासेस था। इस डिफरेंट मास एलिमेंट के जो एटम थे उनके लिए हमने एक वर्ड किया आइसोटोप, और आइसोटोप्स को डाल्टन्स ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। इसने क्या कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम हर प्रॉपर्टी में सेम होंगे, लेकिन आइसोटोप्स ऐसे हैं जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी के केस में देखो, और अगर हम या आइसोटोप्स की बात करें, सिंपल हम ये कहें कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमने राइट करने, तो हमें हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है। यहाँ देखो, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हमें ये 3 फॉर्म में मिलता है। एक है प्रोटोनियम, सेकंड वन हम बात करें ड्यूटेरियम, और थर्ड वन हम बात करें ट्राइटियम। जिसके अंदर देखो, अगर हम रिप्रेजेंटेशन दें तो हाइड्रोजन्स के अंदर इनका मास अलग हो जाएगा। प्रोटॉन के अंदर एक ही मास, एक ही एटॉमिक नंबर, ड्यूटेरियम का 2 मास हो गया, एक नंबर हो गया है, और ट्राइटियम के अंदर 3 मास और एक एटॉमिक नंबर्स, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफर हो गया। ये किसकी वजह से डिफर हो गया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसके अंदर देखो, किसी एलिमेंट के अपर साइड लिखते हैं उसको तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास, नीचे नंबर। तो ये सब किसमें डिफर है, एटॉमिक मास में। कई बार हम ये भी कर सकते हैं, देखो प्रोटोनियम को तो इससे लिखे, ड्यूटेरियम को डी से भी लिख सकते हैं, और ट्राइटियम को कैपिटल टी से। तो ये क्या थे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखो यहाँ हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमें यहाँ सिंपल ये कहें कि क्लोरीन ही देखें, जिसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 आइसोटोप्स मिलते हैं हमें। एक हमें मिलता है देखो क्लोरीन 3570, और एक क्लोरीन मिलता है 3770, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 37। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उनका मास डिफर है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफर। देखो मास एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इस केस में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कर गई हैं, वेरी कर गई। मास से रिलेटेड डेंसिटी है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी भी वेरी करेगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप्स की क्या होंगी, डिफर होंगी। तो ये भी क्या थी, एक ड्रॉबैक, लिमिटेशन थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की। देखो नेक्स्ट वन अगर देखें, इसने हमें कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर, लेकिन ये स्टेटमेंट भी इसका हमें डिस्कार्डेड करना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास। देखो कुछ एलिमेंट के ऐसे भी एटम्स थे जिसका मास क्या था, सेम। तो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास, इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, आइसोबार। क्या वर्ड यूज किया हमने, आइसोबार। देखो आइसोबार हम किसको बोलेंगे, ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के लेकिन मास सेम है उनका। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेके देखें, देखो अभी यहाँ हम ये कहें कि हमारे पास पोटासियम है, पोटासियम है, या हमारे पास आर्गन है। आर्गन हमें पता है गैसेज है जिसको Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटासियम कैलियम कैपिटल K से। यहाँ पोटासियम का भी एटॉमिक मास कितना है, 40, और आर्गन का भी कितना है, 40। तो दोनों के केस में ये एटम्स तो डिफरेंट एलिमेंट के, जैसा आपको सिंबल से लग रहा है, यानी हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, पोटासियम, जिसका 40 एटॉमिक मास, 19 नंबर, इसका 14 और 18। तो ये क्या हो जाएंगे आपके एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट हैविंग सेम मास। तो ये क्या हो जाएंगे आपके आइसोबार।
अगर एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे नाइट्रोजन है और आपका कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास 14 और कार्बन 6, 14 भी हमें मिलता है। तो ये आपस में दोनों भी क्या है अभी आइसोबार, हैविंग सेम मास बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी ये आपको किससे रिप्रेजेंट करा, ये नाइट्रोजन का एटम है और सी किसका है, कार्बन का एटम है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आपस में क्या है, आइसोबार, दैट हैविंग सेम मास बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये भी क्या होगी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की डिसएडवांटेजेस होगी। और अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ मास डिस्ट्रॉय भी हो जाता है ना, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ कुछ पॉइंट तक केमिकल रिएक्शंस में फॉलो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में उसको भी हम डिस्कार्डेड हो जाता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने स्टडी किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, है ना। आगे हम अपनी हैजी केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम यही तक करेंगे। ओके, थैंक यू।